नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक बात में। मैं हूं तनवीर फातिमा और आज हमारे साथ बात करने के लिए है एक ऐसी शख्सियत जिनका वैसे तो एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ है, लेकिन ख़ुद इन्होंने अपने दम पर बतौर नेता, विधायक, मंत्री और सांसद एक अलग पहचान बनाई है। हमारे साथ आज जुड़ रही हैं रीता बहुगुणा जोशी जी। रीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। रीता जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक लंबा अरसा राजनीति में आपने एक सफल राजनेता के तौर पर बिताया है। राजनीति के क्या मायने आप मानती हैं आपके लिए? देखिए, सफ़र रोचक भी रहा है, चुनौतीपूर्ण भी रहा है और संघर्षों का भी रहा है। मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माता पिता की बेटी हूँ, तो बचपन से यही समझाया गया था कि आप अपनी रोज़ी रोटी के साथ समाज के प्रति भी अपने दायित्वों को निभाएं। तो स्वाभाविक रूप से मेरे लिए राजनीति का अर्थ ये है कि उसमें सेवा भाव होना चाहिए और जनता का भला करने का और सच्चाई पे खड़े होने का की हिम्मत होनी चाहिए। तो राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय तो मेरा टीचिंग था, 32 साल विश्वविद्यालय में पढ़ाया। मेरे बड़े भाई जज थे, वकालत में थे, लेकिन हम राजनीति में तब आए, रोज़ी रोटी के लिए नहीं आए, हम देश को कुछ देने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए आए। कई दलों से आप जुड़ी रही हैं, अब फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद को पार्टी विद अ डिफरेंस कहती है, तो जब आप इसमें आई तब से अब तक में आपने क्या डिफरेंस महसूस किया? कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो हमारे संविधान समिति थी, सबसे बड़ी चिंता उसके सामने ये थी कि हम इतने सालों की दासता हमने अंग्रेज़ों की सही, हमारा कोई अपना स्ट्रक्चर नहीं है, तो हमारा डेवलपमेंट विकास कैसे होगा। तो सारा फोकस विकास पे था। तो भारत की अस्मिता हो, भारत का नाम हो। तो आपने देखा होगा कि शुरू में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सब ले लगा के भारत की हर चीज़ से समृद्ध हो। तो मैं ये समझती हूँ कि आज की तारीख में जो भारत काफ़ी हद तक स्वावलंबी हो चुका है, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। अब तो वो स्थिति आ गई है कि सुई से लेकर और एक स्पेस क्राफ्ट तक हम बना रहे हैं और हमारे वैज्ञानिकों ने तो बहुत मान हमारा बढ़ाया है और आज हम विश्व की 5 सबसे मजबूत इकोनॉमीज़ में हैं, सबसे उभरते हुए राष्ट्र के रूप में हैं। दक्षिण एशिया में तो कोई सवाल ही नहीं है, सबसे मजबूत हमारा लोकतंत्र है। तो मेरा अपनी समझ ये है कि भारत को विकास की बहुत आवश्यकता अभी भी है। तो हम जितने हैं, भारत की सांस्कृतिक अपनी संपदा को बचाते हुए, सुरक्षित रखते हुए हमें तेज़ी से विकास की ओर आगे बढ़ना है। भाई आप देखिए ना, और हमारे राष्ट्र जैसे चीन है, $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम अभी $5-6 ट्रिलियन पे आना चाह रहे हैं। तो हम लोगों को प्रतिस्पर्धा होनी है, तो आर्थिक रूप से होनी है, गरीबी को मिटाने के लिए होनी है और एक समृद्ध राष्ट्र बनने की होनी है। रीता जी, कांग्रेस से आपका ताल्लुक़ रहा है और प्रधानमंत्री ने ये बोला है कई बार कि एक ही परिवार को महत्व दिया जाता रहा है कांग्रेस में। आप क्योंकि खुद उसका हिस्सा रही हैं, तो क्या आपको लगता है ये बात किस हद तक सही है? मेरी सोच थोड़ी सी इससे भिन्न भी है। आप कोई भी डेमोक्रेसी उठा के देख लीजिए, आप ब्रिटिश डेमोक्रेसी देख लीजिए, आप अमेरिकन डेमोक्रेसी देख लीजिए, जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ परिवारों का महत्व रहा है, लेकिन परिवारों का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। महत्व को तो आप नहीं नकार सकते, अगर परिवार में कोई योग्य है तो आगे बढ़ेगा, लेकिन थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने जो सबसे बड़ी गलती करी कि इंदिरा गांधी के बाद वंश को थोपने की कोशिश हुई, यही गलती उन्होंने करी बहुत बड़ी। पहले उन्होंने, आपको मालूम ही है कि संजय जी के चलते देश को कितनी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। फिर राजीव जी आए तो कुछ विवाद उनके समय के भी उठे, लेकिन फिर भी वो इतने कुछ ठीक ठाक थे। लेकिन जब से राहुल गांधी जी आए, तब से ये समझ में लोगों को आ गया कि वंश को थोपना ठीक नहीं है। योग्यता के अनुसार आइए, कोई रजवाड़ा तो है नहीं, परंतु ये कहें कि परिवार का महत्व नहीं है, तो कोई डेमोक्रेसी दुनिया की नहीं है जहाँ पर परिवार का महत्व ना हो। तो मैं इस बात से तो सहमत हूँ, थोपो मत, लेकिन परिवार के महत्व को योग्यता के आधार पर आंकना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इट्स हाई टाइम कि जो नेतृत्व है कांग्रेस में, उसमें कुछ बदलाव लाएं, और भी काबिल नेता हैं उसमें जो पार्टी को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं? देखिए, पार्टी में हमारे जैसे जो सीनियर लोग थे और अभी भी जितने हैं, आपने देखा 23 बड़े नेताओं ने मिलकर पत्र लिखा, सबने सुझाव समय समय पर दिया कि कोई आवश्यक नहीं है कि वही नेतृत्व करें। भैया आप किसी अन्य व्यक्ति को भी मौका दीजिए, चुनाव कराइए,
अब 2 साल हो गए 2019 का चुनाव खत्म हुए, और बड़े ज़ोर शोर से बोला था पार्टी ने कि हम चुनाव कराएंगे, और सोनिया जी को कहा कि ये अंतरिम अध्यक्ष हैं, आज तक चल रही हैं। उनका बहुत ज़्यादा पब्लिक फेस भी आजकल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जनता में निकल भी नहीं रही हैं। तो जो पार्टी अपना अध्यक्ष ना चुन सके, जो पार्टी अपने वरिष्ठ जनों की आवाज़ को महत्व ना दे, जिस पार्टी में स्पष्ट है कि जिसको नेतृत्व वो देना चाहती है उसको जनता स्वीकार नहीं कर रही, लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जो लोग जिसमें यकीन करे, विश्वास करे। और दुर्भाग्यवश इस समय जो नेतृत्व भाई बहन का बढ़ाने की कोशिश कर रही है पार्टी, वो स्वीकार नहीं है, और वो होगा भी नहीं, क्योंकि उनमें योग्यता का अभाव है और उनमें दूरदृष्टि का अभाव है, उनमें राष्ट्र की आवश्यकताओं को समझकर उसके अनुरूप परिवर्तित होने का मादा नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगी कि कांग्रेस तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आने वाले चुनाव में जिस तरह आपने कहा कि भाई बहन को प्रमोट करने की बात हो रही है, तो इस चुनाव में प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव हैं, खास करके यूपी को लेकर। यूपी के चुनाव हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके आने से कुछ फ़र्क नतीजों पर पड़ेगा? क्योंकि टक्कर भाजपा से है सीधे। किस तरह की आप देख रही हैं आगे हालात होने वाले? देखिए, अब जब जनता वोट डालने जाती है तो 2 बातें देखती है कि एक हमारे तो नेतृत्व कौन करेगा, सरकार में कौन सी पार्टी और उस पार्टी का नेता कौन होगा। ठीक है, मेरे पास तो योगी जी हैं, केंद्र में मोदी जी हैं, कांग्रेस के पास कौन है? कोई नहीं है। तो यहाँ वोट शून्य पे चले जाते हैं। दूसरा, जब प्रियंका जी आई थी तो कांग्रेस जनों को भी बड़ी उम्मीद बंधी थी। आप ज़रा निकालिए तो 2019 से लेकर 2021 तक कितनी बार वो यूपी आई, कितने दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में गुजारे? अगर सब भी जोड़ दोगे ना तो 45 दिन से ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो उनकी यूपी के प्रति क्या कटिबद्धता इससे परिलक्षित होती है। तीसरी बात यह है कि क्या दिशा दे रहे हैं वो यूपी के लिए। हमेशा उनका गठबंधन होता, अभी भी गठबंधन की बात हो रही है, तो उनके पास ना कार्यकर्ता बचे हैं, ना उनके पास बूथ पे व्यवस्था है, ना उनके पास दृष्टि है, ना मेहनत वो कर रहे हैं, ना उनकी कोई नेतृत्व की क्षमता है। तो बस मैं ये समझती हूँ कि जो प्रयास वो कर रहे हैं वो सिर्फ एक पेरिफेरल है, सतही है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता वोट डालेगी तो विकास के नाम पे डालेगी। और आप खुद सोचिए, जिस तरह से कोविड से लेकर और लोक कल्याणकारी योजनाओं से लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम हुआ है उत्तर प्रदेश में। बीमारू राज्य आज आकर्षण का केंद्र बन गया इन्वेस्टमेंट के लिए। आज निवेश करने के लिए लोग आते रहे उत्तर प्रदेश में। 2 लाख करोड़ का निवेश हो चुका, 6 लाख करोड़ का आपका अनुबंध हो गया है। आज माफिया भाग रहा है उत्तर प्रदेश से। आज इतने बड़े बड़े माफियों का घर गिरा देना, उनको जेलों में ठूस देना, उनकी संपत्तियों को नष्ट कर देना कोई बहुत हिम्मत का काम हुआ है। और जितनी कमियां थी, चाहे वो कानून व्यवस्था की रही हों, चाहे वो अन्य क्षेत्र में रही हों, आर्थिक प्रगति में रही हो, सब में बहुत उन्नति हुई। महिलाओं के लिए भी बहुत काम हुआ है। तो जब ये आकलन होगा नेतृत्व कौन करेगा और काम किसने किया, तो कोई मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगा। ये मेरा अनुभव बोल रहा है और आप इसका नतीजा देखेंगे। चुनाव क्योंकि नज़दीक आ रहा है, तो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, ब्राह्मणों को लेकर राजनीति तेज़ हो रही है। हर दल अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं, मायावती अपनी तरफ से जस्टिफाई कर रही हैं चीज़ों को। आपको क्या लगता है कि ये जो ब्राह्मण वोट बैंक है किसकी तरफ झुकेगा? देखिए, 2 बात समझ लीजिए, भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में है, और शुरू से लेकर आज तक ब्राह्मणों का बहुत बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा है। तो मैं तो ये कहती हूँ, हमारी पार्टी तो विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कोई भी योजना डाली हो या कोई भी उन्होंने अपनी नीति बनाई हो, उसके मध्य में गरीबी मिटाने का ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि कैसे हम इस खाई को पाटें, गरीब और अमीर के बीच की। तभी जो हमारी योजनाएं बनी सब गरीबों को गई हैं, उसमें कोई जात पात नहीं देखी गई। लेकिन जब चुनाव आता है तो इश्यूज उठते हैं। तो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा, क्योंकि वो बुद्धिमान है, वो जानता है, वो स्थितियों का आंकलन करता है। ब्राह्मण कभी एक भेड़ की तरह नहीं चलता। ब्राह्मण अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करके और तब निर्णय लेता है।
और मैं सोचती हूँ अगर आज मुझे कोई कहे कि आप कैसे निर्णय लेंगे, मान लीजिए आप राजनीति नहीं होती, तो मैं ये देखती ना कि मेरा प्रदेश किसके हाथ में सुरक्षित है, कौन मेरे आगे चल के बच्चों को नौकरी दे सकेगा, कौन मेरी बेटी बहुओं को सुरक्षा दे सकेगा, कौन मुझे बिजली पानी सड़क दे सकेगा, तो बताओ कौन दे सकता है। अगर दिल्ली में मोदी जी और यहाँ योगी जी रहेंगे तभी संभव है, क्योंकि हो रहा है, आज हो रहा है। तो मैं यही समझती हूँ कि ब्राह्मण विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, नाराज़ कोई नहीं है। हाँ, उनको खींचने की कोशिश लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब मायावती सपा बसपा समझ गई है कि जातिवाद के सारे बंधन टूट गए विकास के नाम पर। 2014 के चुनाव में टूटे यूपी में, 2017 में टूटे, 2019 में टूटे। तो ये एक बवंडर खड़ा करना चाहते हैं। तो ये एक दिखावा है, मतलब एक प्रयास है उनका जो असफल होगा। जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो ये ना समझें कि इनके पास कुछ देने को तो है नहीं, पॉलिसी है नहीं, डायरेक्शन है नहीं, भविष्य के लिए योजना है नहीं। तो नेगेटिव वोट तुमको ब्राह्मणों को समझा रहे हैं कि तुम उपेक्षित हो गए। क्यों उपेक्षित हो गए भाई? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप चुनाव में देखिएगा, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, सब विकास के नाम पर और वर्तमान परिस्थितियों के नाम पे, नेतृत्व के नाम पर भाजपा के साथ ही रहेंगे। रीता जी, आपने कहा कि विकास के नाम पर हम आगे बढ़ेंगे चुनाव की तरफ। प्रधानमंत्री आजकल उज्ज्वला योजना का काफ़ी प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने उसको बुज्ज्वला योजना का नाम दे दिया है। तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक सही है? गलत है, क्योंकि आप देखिए, पहले आप भी शहर में रहती हैं, मैं भी रहती हूँ। मेरी तो मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो रूरल है, ग्रामीण है। आप याद करिए सपा और बसपा का ज़माना, हर घर में जनरेटर था, और अगर जनरेटर नहीं होता था तो हमको 10 घंटे बिजली नहीं होती थी, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। हर एक के घर का डीजल का खर्चा कितना अधिक था। आज आपको डीजल की बात सुनाई नहीं, आज जनरेटर की बात सुनाई नहीं देती। यदा कदा महीने में एक बार हो जाए तो हो जाए। लोगों ने जनरेटर उनके ख़राब हो गए रखे रखे। और गांव में भी जाइए, जिस सुदूर कस्बे में या जिस छोटे से मौजे में कभी रोशनी नहीं आती थी, वहाँ बिजली पहुँच गई है। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, उत्तर प्रदेश में हम बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए हैं, और ये काम 4 साल 4.5 साल में हुआ है। तो पावर के सेक्टर में बहुत काम हुआ है, और हम पावर भले ही अभी बाहर से ले रहे हैं, लेकिन आने वाले 3-4 साल में हम सेल्फ सफिशिएंट होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह का प्रयास है। तो पावर सेक्टर में बहुत काम है। गलत बोल रहे हैं वो। इसके अलावा एक सवाल ये है कि आप लोकसभा की सदस्य हैं, और किसान आंदोलन को लेकर आजकल बहुत घमासान मची हुई है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से यूपी में अब इसको घेराव की बात कही जा रही है, तो आने वाले चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा किसान आंदोलन का? आप खुद ही सोच लीजिए, साल भर तक वो लोग वहाँ दिल्ली में बैठे रहे, अब वो यूपी का रुख कर रहे हैं। बिहार का क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं वो जा रहे हरियाणा तो गए हैं का, क्यों नहीं अन्य जगह जा रहे हैं? मध्य प्रदेश क्यों नहीं जा रहे हैं? वो यूपी में इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ चुनाव है। तो स्पष्ट यह है कि इनका उपयोग किया जाएगा चुनाव के लिए। तो ये तो गलत बात है ना। किसान सीधा साधा होता है, किसान की मांगें हैं, सरकार उनसे बात करने को तैयार है। आपके हर मुद्दे पर एक एक पॉइंट पर संशोधन कहाँ आवश्यक है उसको करने को तैयार है। पर ये जो लोगों ने बरगला के उनको बहका के एक ये मांग रख दी कि पहले रद्द करो, कानून में संशोधन किया जाए। पार्लियामेंट ने पास किया है, उसको संसद ने पास किया है। ऐसे रोज़ कानून वापस होंगे क्या? हाँ, आप चर्चा करिए, जितना संशोधन आपको चाहिए हो जाएगा। सरकार, आपने कहा रोक दीजिए, लागू मत करिए, हमने रोक दिया। आपने कहा कि हमसे वार्ता करिए, हमने कहा आइए वार्ता करते हैं। अब आप चाहते हैं पहले रद्द करो, तो मांग ऐसी रख रहे हैं जो स्वीकार किया जाना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। संसद का एक वजूद है, संसद की एक हैसियत है। संसद जब दोनों सदनों ने एक बिल को पास कर दिया, तो आप उसमें संशोधन कराइए, उसको वापस लेने की मांग तो ऐसी है कि आप समझौता चाहते नहीं हैं। किसान चाहता है, पर जो नेता लगे वो नहीं चाहते। तो ये तो षड्यंत्र लग रहा है, तो राजनीतिक षड्यंत्र है। आप देखिएगा, यूपी का चुनाव खत्म हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। ये तो हो गई काफ़ी गंभीर मुद्दों पर बात। अब थोड़ा सा लाइट करते हुए चाहेंगे कि टीचर आप रही हैं, क्या कभी उन दिनों को मिस करती हैं? करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि वो निस्वार्थ काम था। दोनों, आप जब युवा के साथ काम करते हो, जब सोचिए 32 साल मैंने प्राध्यापन किया, पढ़ाया, टीचिंग की।
तो हर साल करीब करीब 500-600 नई बैच ऑफ स्टूडेंट्स, तो 2 तो जनरेशन्स आ गई, 20 साल पर एक बदल जाती है जनरेशन। उनकी क्या सोच है, वो कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप कभी, आपका जो चिंतन सोच है ना, वो कभी ओल्ड नहीं होती, आप समय के साथ बदलते हैं। और आपको ये खुशी होती है कि हम अपने अपने माध्यम से कुछ लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, किसी एक विषय के प्रति आकर्षण पैदा कर रहे हैं। इतिहास ही तो आज की राजनीति कल का इतिहास है, कल की राजनीति आज का इतिहास है। तो मैं तो इतिहास की प्रोफेसर थी और ईश्वर की कृपा से मेरे स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा संवाद होता था। मेरे छात्र छात्राएं आज भी बहुत फैले हुए हैं, जहाँ भी देश में जाती हूँ कोई ना कोई मिल जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। तो वो सुख अलग है, वो सुख आपको कहीं नहीं मिल सकता जो सुख आपका टीचिंग का है। और फॉर्चुनेटली मैंने बहुत शिद्दत से टीचिंग करी, भले ही मैं बहुत बड़े नेता की बेटी थी और मैं खुद भी मेयर हो गई थी टीचिंग के दौरान, लेकिन मैंने कभी अपनी टीचिंग को दोएम पे नहीं रखा। बहुत मेहनत करती थी और माई स्टूडेंट्स वर ऑलवेज हैप्पी विद मी, हमेशा मुझसे प्रसन्न रहते थे। तो वो उनकी आँख की चमक और वो मेरा उनके साथ संवाद में मेरी ताकत थी। और आज भी मैं युवा से बहुत रिलेट करती हूँ। जिस तरह आप कह रही हैं युवाओं से बहुत रिलेट करती हैं, युवा जो है आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अपडेट होती जा रही है, उससे आप खुद को कितना अपडेटेड रखती हैं? भाई मैं थोड़ा बहुत कंप्यूटर कर लेती हूँ, थोड़ा मैं लेकिन मेरा एक्सपर्टीज़ मोबाइल पे काम करने की आ गई है। तो चाहे वो मेरा सोशल मीडिया हो, मैं उसको देखती रहती हूँ, चाहे वो मेरा मेरी अपनी ईमेल है मेरे हाथ में है, तो मेरे मोबाइल में इज़ अ मूविंग इंफॉर्मेशन किट फॉर मी है, तो मैं उसको लगातार यूज़ करती हूँ। हाँ, मैं उतनी एफिशिएंट नहीं हूँ जितना आज का युवा है, और बनने की मेरी इच्छा भी नहीं है क्योंकि अभी संभव भी नहीं है, लेकिन मैं वर्किंग नॉलेज है, मुझको वर्किंग नॉलेज है। अगर खाने पीने की बात करें, कंफर्ट फूड क्या है आपके लिए? कंफर्ट फूड तो मैं वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा तला हुआ भोजन अच्छा नहीं लगता। ये पूड़ी कचौड़ी ये सब मुझे बहुत पसंद नहीं, पुलाव, लेकिन अच्छी कुकिंग पसंद है। ये नहीं कि बस छौंक दिया, वैसी नहीं। तेल घी कम खाती हूँ और हर तरह की कुज़ीन पसंद है मुझे। इंटरनेशनल कुज़ीन्स भी बहुत पसंद है मुझे मैक्सिकन खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे यूरोपियन फूड अच्छा लगता है, चाइनीज़ का भी शौक़ है। भारत में देखिए तो दक्षिण भारतीय भोजन का बहुत शौक़ है मुझको। बस ऐसे ही है, मीठा वीठा नहीं खाती हूँ ज़्यादा, लेकिन आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग गुड फूड बट वेजिटेरियन। एंड गुड का मतलब ये नहीं कि बहुत मलाई हो और क्रीम हो, पर कुकिंग अच्छी, सिंपल नहीं, कुकिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे नॉर्मली करते हैं बस जीरा डाला और सब्जी डाली और ढक दिया, नॉट लाइक दैट। थोड़ी मेहनत करके अच्छा, मैं अच्छी कुक भी हूँ और अच्छा खाना बनाया करती थी किसी ज़माने में, अब तो मौका नहीं मिलता। हाँ, इसमें मिला, कोविड के दौरान मैंने बहुत कुज़ीन्स ट्राई की, वेजिटेरियन कुज़ीन्स अपने परिवार के लिए। तो बड़े खुश थे मेरे बेटे बहू वगैरह कि आपके हाथ का भी खाने को मिल रहा है, लेकिन रूटीन में नहीं बना पाते। और मेरे घर की कुकिंग अच्छी है क्योंकि मैंने अपने सब कुक्स को अच्छे से ट्रेन किया हुआ है। अनवाइंड करने का कभी मौका मिलता है, रिलैक्स करने का, तो क्या करना पसंद करती हैं? म्यूज़िक सुनना, टीवी देखना? म्यूज़िक का शौक़ मुझे कभी भी नहीं रहा, लेकिन मैं टीवी ज़रूर देखती हूँ। मैं टीवी में कुछ सीरियल्स को भी फॉलो करती हूँ, पर बहुत रेगुलरली नहीं। पर मैं रियलिटी शोज़ अच्छे लगते हैं मुझको, फटाफट ख़त्म होते हैं। स्पोर्ट्स में जैसे कोई बड़ा इवेंट है, फाइनल्स देखती हूँ, क्रिकेट का भी फाइनल देखूँगी मैं, विंबलडन का भी फाइनल देखूँगी मैं, कोई इस तरह से हॉकी के या आपके फुटबॉल के वर्ल्ड कप्स हो रहे हैं। बट आई एम नॉट अ रेगुलर वॉचर ऑफ एनी काइंड। जो खोला टीवी, कुछ अच्छा लगा, कोई फिल्म देख ली। फिल्म्स का बड़ा शौक़ रहा है मुझे, बहुत शौक़ रहा है। पहले तो हर फिल्म देखती थी कि मैं तुमसे क्यों सुनूं, मैं अपना जजमेंट देखूंगी, लेकिन अब जब पता चल जाता है कि ये फिल्म अच्छी है तब मैं देखती हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रोने वाली पिक्चर नहीं देखती, क्योंकि जीवन हम लोगों का इतना संघर्ष में है। मुझे सिनेमा वो अच्छी लगती है जो हंसा फिजा के छोड़ दे। तो आई लाइक लाइट फिल्म्स, आई डोंट लाइक हैवी फिल्म्स। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी। तो ये थी रीता बहुगुणा जोशी जी, जिन्होंने हमसे साझा किए न सिर्फ राजनीतिक अपने अनुभव बल्कि निजी ज़िंदगी के भी कुछ ऐसी चीज़ें हमसे शेयर की हैं जो वो अपनी डे टू डे लाइफ में करना पसंद करती हैं। तो आज के बेबाक बात में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।